कोहराम मचा दिया। और अभी हम इस महामारी से पूरी तरीके से उभरे भी नहीं थे कि एक और वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है, और वो है H1N1 वायरस। H1N1 जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर अपने पैर इसने पसारने शुरू कर दिए हैं और लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वायरस ने किया था। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में 16 राज्यों में 516 लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आए हैं और 6 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें केरल में हुई हैं, जहां पर 4 लोगों की जान गई, जबकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एक एक मौत हुई है। तो जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, देश में एक बार फिर स्वाइन फ्लू की दहशत अब देखने को मिल रही है। 8 राज्यों में तेजी से H1N1 वायरस बढ़ रहा है। जनवरी में स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली, कर्नाटक और केरल में हालात बेहद सीरियस हैं, गंभीर बने हुए हैं। संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जनवरी 2025 में ही 16 राज्यों में 516 लोग संक्रमित हुए हैं। जिस तरीके से कोरोना की महामारी से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कुछ उसी तरीके से स्वाइन फ्लू के आंकड़े भी अब सामने आए हैं। कहां वायरस फैला है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। जिस तरीके से लगातार ये अपने पैर पसार रहा है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कहां तक ये पहुंचा है, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। NCDC की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि दिल्ली, कर्नाटक में स्थिति बेहद खराब है। दिल्ली और कर्नाटक, केरल से इसकी शुरुआत हुई। कहां तक ये फैला है, केरल और तमिलनाडु में भी स्थिति अब खराब होती चली जा रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी को भी अब अलर्ट कर दिया गया है। और साथ ही आपको बताएं कि केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर तक इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं NCDC ने। अब आपको ये बताया है कि गुजरात में भी अलर्ट है और साथ ही कर्नाटक, दिल्ली में भी निगरानी बढ़ाने का यहाँ पर अनुरोध लगातार किया गया है। देखिए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो NCDC ने कहा है कि 2024 में 20,414 लोग संक्रमित हुए थे। ये देखिए 20,414 लोग संक्रमित हुए थे, ये NCDC की रिपोर्ट में सामने आया है। वहीं 2024 में स्वाइन फ्लू से 347 लोगों की मौत हुई थी। 347 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राज्य और साथ ही कितने केसेस हैं ये भी आपको बता दें। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे। दिल्ली में 40 केस, पुडुचेरी में 32, महाराष्ट्र में 21, वहीं गुजरात से 14 केसेस अभी तक सामने आए हैं। तमिलनाडु से 209 केस, कर्नाटक से 76, केरल से 48, वहीं जम्मू कश्मीर में भी 18 केस सामने आए हैं। ये देखिए राज्य और कितने केसेस और साथ ही बचाव के तरीके भी आपको बता दें। किस तरीके से स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हाथों को बार बार धोएं, खांसने और छींकने के बाद अपने हाथ तुरंत धोएं। जिस तरीके से पहले हमने सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया था, कुछ उसी तरीके से सैनिटाइजर अपने साथ रखें। फ्लू के लक्षण हो तो बीमार लोगों से दूर रहें, बीमार लोगों से दूरी बनाएं। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को ढक लें। जिस तरीके से हमने पहले भी मास्क का उपयोग किया था, सैनिटाइजर का उपयोग किया था, कुछ उसी तरीके से मुंह और नाक को टिश्यू या फिर अपनी कोनी से ढक लें जब भी आप खांसें या छींकें। इसका खास तौर पर ख्याल रखें। साथ ही जो लोग बीमार हैं उनसे एक उचित दूरी बनाए रखें। आइए स्वाइन फ्लू के लक्षण भी आपको बताएं। बुखार सबसे पहला लक्षण है बुखार। अगर आपको बुखार होता है या फिर आपको खांसी आती है, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि स्वाइन फ्लू के आखिर लक्षण क्या क्या हैं। गले में खराश हो तो भी आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है, जाकर तुरंत ही अपना चेकअप करवाएं। ये तमाम लक्षण हम आपको बता रहे हैं। नाक बहना या फिर बंद होना, ये भी स्वाइन फ्लू का लक्षण है। ये तमाम लक्षण और इनमें से अगर 2 से 3 लक्षण एक साथ अगर आपको हो, शरीर में आपके दर्द हो, शरीर टूटना जैसा आपको एहसास हो, तो भी आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है। तुरंत जाके अपना चेकअप करवाएं। थकान, अगर आपको एक्सेसिव थकान है, फटीग महसूस हो रहा है, तो वो भी स्वाइन फ्लू का एक लक्षण हो सकता है। ये तमाम लक्षण हम आपको बता रहे हैं। उल्टी या दस्त जैसा भी अगर आपको महसूस हो तो भी आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है, जाकर अपना टेस्ट कराएं। ये तमाम लक्षण हमने आपको बताए। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नरेश चावला, संयुक्त सचिव IMA, वहीं पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई अध्यक्ष हैं नेफ्रॉन क्लिनिक के। आइए उन दोनों से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो डॉक्टर नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सिम्टम्स हमने बताए, किस तरीके से बचाव करें ये भी हमने बताया, लेकिन इसके सिम्टम्स लगभग फ्लू से सिमिलर ही हैं जो आम फ्लू होता है। और अभी तो कई लोगों को कोविड भी हो रहा है, तो ऐसे में कैसे पता लगेगा कि ये कोविड है या स्वाइन फ्लू है? देखिए हर्षा, सिंस इट इज अ पब्लिक चैनल तो मैं कुछ बातें स्पष्ट करूंगा। आपने कहा ये कोरोना के बाद
एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्वाइन फ्लू आज से 10 साल पहले भी था, जैसे 14 साल पहले भी था, तो लेकिन लेट केस लिमिटेड होते थे। अब इसका दोबारा से आना, ऐसे अब सर्ज होना, और जैसा कि ज्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं, वो हर इंसान के मन में डर होता है। कोरोना का नाम सुनते ही, स्वाइन फ्लू का नाम सुनते ही लोग डरते हैं, मुझे तो नहीं हो जाएगा। और दुख की बात या खुशी की बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई एपिडेमिक हमें नजर नहीं आ रहा। सो इट इज वेरी क्लियर, यस, वी शुड बी वेरी विजिलेंट। आम आदमी दिल्ली एनसीआर में उसको एक ऐसा फीवर टाइप होता है जो वायरल फ्लू या इन्फ्लुएंजा लगता है, उसको दूसरे किसी केस जैसे कि स्वाइन फ्लू से कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए। तो मैं हमेशा कहता हूं, जो नॉर्मल एबल्ड लोग हैं उनमें इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं और जो हमारे एल्डरली लोग हैं, एल्डरली या जो 60-70 प्लस हैं, या जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, कोमोबिलिटीज हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई इम्यून डिसीज है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कोई किडनी लंग लिवर फेलियर के पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट्स को हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो आम जनता को स्पष्ट संदेश है, डरिएगा नहीं। लेकिन जो कोरोना प्रोटोकॉल था, मत भूलिए, हम 2-3 हफ्ते पहले हमारे देश में 65 करोड़ लोग कुंभ में नहाए हैं। वो ऐसा कोई एपिडेमिक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट दैट बैड, नंबर वन। नंबर टू, जो मैं हमेशा कहना पसंद करता हूं कि मेहरबानी करके जो लोग थोड़े से अपने आप को कमजोर समझते हैं या जिनको बार बार तकलीफें होती हैं, वो कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें। N95 मास्क का इस्तेमाल, नंबर वन। नंबर टू, हाथों को साफ करना, अपने नाक को बार बार हाथ ना लगाना। नंबर तीन, भीड़ भाड़ हमारे देश में चाहे कुंभ हो, चाहे कोई पॉलिटिकल इलेक्शंस हो या कुछ भी हो, जगह ज्यादा होती हैं। भीड़ भाड़ में जितना हो सके कम जाइए। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी का और अपने खान पीन का एक एवरेज ख्याल रखिएगा। अगर आप इतना करते हैं तो पर से इस टाइप की स्थिति की हम एक पैसा भी चिंता नहीं करेंगे। और लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, जो एल्डरली लोग हैं, जो जो थोड़े से कोमोर्बिडिटी लोग हैं, उनको न्यूमोकोकस का और फ्लू का जो ईयरली इंजेक्शन लगता है वो अवश्य लगवाना चाहिए। अगर आपने इतना बचाव कर लिया है तो पर से अभी तक के हिसाब से कोई दहशत की जरूरत नहीं। बिल्कुल नरेश चावला जी, बहुत सारी टिप्स आपने हमारे साथ शेयर करी। पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, पहले तो ये बताइए ये फैलता कैसे है, साथ ही प्रिकॉशंस हमें नरेश चावला जी ने भी बताए, लेकिन कुछ और प्रिकॉशंस अगर आप शेयर करना चाहें तो। जी गुड मॉर्निंग। ये जो वायरस है, ये जैसे बताया गया, ये कोई नया वायरस नहीं है। जो 1918 का जो पेंडेमिक था वो भी स्वाइन फ्लू जो हम कहते हैं, और एक्चुअली ये स्वाइन फ्लू मिसनोमर है क्योंकि ये सिंपल इन्फ्लुएंजा है। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये हवा से ट्रांसफर होता है, हाथों से, कोल्ड कॉफ स्नीजिंग से, खांसी से। और जैसे हमने एक इंटरपर्सनल का डिस्टेंस रखना है वो जरूरी है, मास्किंग, हैंड वॉशिंग, पर्सनल हाइजीन जरूरी है। ये माइक्रो एरोसोल से ट्रांसमिट होता है। एक क्लोज्ड कम्युनिटी हॉल या क्लोज रूम, पोअरली वेंटिलेटेड, जिसमें वेंटिलेशन ठीक ना हो, या बहुत क्राउडेड एरियाज में इसकी बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। जो मेनली वनरेबल है, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक लिवर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, बहुत छोटे बच्चे 2 साल से नीचे, और बुजुर्ग 65 एंड बियॉन्ड, उनको ज्यादा रिस्क रहता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। इसका वैक्सीन अवेलेबल है। शुरुआत में 2 वैक्सीन लगते हैं 1 महीने के गैप में, उसके बाद साल में एक बारी एनुअल जो हम कहते हैं फ्लू शॉट लगता है। ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए है, इसको हम H1N1 कहते हैं क्योंकि इसमें 2 पार्ट होते हैं, HNN जो हम हीमोग्लूटिनिन एंड न्यूरोमाइनिडेज कहते हैं। ये सब टाइप 1 एंड सब टाइप 1, इसलिए हम उसको कहते हैं H1N1। बाय एंड लार्ज ये बहुत सेल्फ लिमिटिंग चीज है। सर्दी, जुकाम, बुखार, कोल्ड कॉफ, सो थ्रोट, बदन टूटना, थोड़ा सा फीवर, 4-5 दिन के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक रिकवरी होती है। बहुत रेयरली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, एंड डेथ रेट इसमें बहुत ही ज्यादा कम है। घबराने की कोई बात नहीं है, कोई फियर, कोई एंग्जाइटी, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। वैक्सीन कराइए, सिंपल प्रिकॉशन रखिए, और बहुत ज्यादा क्राउडेड एरियाज में अवॉइड करिए। बिल्कुल संजीव बगई जी, आपने बताया किस तरीके से बचा जा सकता है, प्रिकॉशंस हमने जाने और कॉजेज भी हमने जाने। नरेश चावला जी, मैं आपके पास आऊंगी। प्रिकॉशंस तो खैर हमने जान लिए, लेकिन सबसे ज्यादा सावधान इसमें किसको रहने की जरूरत है? साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये कितना घातक हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और व्यवहारिक सवाल है। जैसा कि पहले बताया गया,
एल्डरली लोग, एनीबडी हु इज 55, 60, 65 प्लस, और उससे भी ज्यादा जरूरी जिसको की कोमॉर्बिडिटीज हैं। आजकल समाज में जियाट्रिक पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जो भी हमारे पेशेंट्स हैं जिनको कोई सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, कोई हार्ट का डिसीज चल रहा है, कोई किडनी फेलियर या कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज चल रहा है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई एचआईवी का पेशेंट है, वो इससे भी जरूरी एक नया वर्ग है जिसको हम बोलते हैं इम्यून डिसीजेस। ये हमारे देश में बहुत ज्यादा है, जिसमें क्या होता है कि इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है। वो ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको हम इम्यून ड्रग्स देते हैं। ये सब वो पेशेंट हैं जो वल्नरेबल ग्रुप है। जो ये वल्नरेबल ग्रुप या रिस्क ग्रुप है, इसकी देखभाल ज्यादा की जाए। छोटे बच्चे बिलो 5 इयर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपने जहां तक पूछा प्रेग्नेंट लेडीज, यस, वो भी इक्वली लायबल हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, अभी तक की जो जानकारी है, दिस इज नॉट ए वेरी लीथल और ऐसा विरुलेंट वायरस नहीं है। लीथल का मतलब मारने की क्षमता इसकी बहुत कम है। विरुलेंट का मतलब फैलता तो है, लेकिन वो तो उतना ही फैलता है जितना इन्फ्लुएंजा फैलता है। और जितनी हमें आपने मृत्यु दर बताई है और जितना इंसिडेंस बताया है अगेंस्ट ए पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, आई वुड से किसी को भी बीमार होना चाहिए, बट इट इज नॉट दैट बैड। मत भूलिए, कम्युनिटी में कुछ इलनेस हमेशा चलती रहती है और कुछ वायरस स्प्रेड करता रहता है। वायरसेस आर द न्यू कीटाणु, जिनसे चाहे वो कोरोना था, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा है, चाहे कोई आने वाला और है, उनसे हमेशा लड़ना पड़ेगा हमें। और लड़ने का एक ही तरीका है, अपनी सेल्फ हाइजीन, अपनी सेल्फ केयर, इस पे ध्यान दीजिएगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाइएगा। और सबसे बड़ी बीमारी जो मैं हिंदुस्तान में देखते हूँ, लोग इकट्ठे बहुत ज्यादा होते हैं। कोई भी मजमा लगेगा, कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग होगी, कोई सोशल गैदरिंग होगी, आप कहेंगे गैदरिंग बंद कर दी जाए, बंद ना की जाए, लेकिन हम समझेंगे कि लोग बेतुके जगह इकट्ठे ज्यादा होते हैं। सोच के देखिए, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट 66 करोड़ पीपल कलेक्टेड फॉर कुंभ। इट इज अनइमेजिनेबल, इतने लोग इकट्ठे होके तो भी कोई वायरस नहीं फैला, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो इस स्वाइन फ्लू के संदर्भ में इतना ही कहूंगा, अपना कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा। मास्क का इस्तेमाल, जो बड़े बूढ़े हैं उनको कहो भाई आपको या तो बाहर जाना नहीं है, अगर बाहर जाना है तो आप मास्क पहन के जाइएगा। अपना हैंड सैनिटाइजेशन, कोई सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, सिंपल वॉशिंग विद सोप एंड वाटर इज गुड इनफ। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट ऑल, अपने रेगुलर ड्रग्स लेना, जो दवाइयां आपकी कोई भी चल रही है, शुगर की या ब्लड प्रेशर की या डिस्लिपिडीमिया की या किसी भी बीमारी की, वो अपने डाइट का एक अपने डॉक्टर के, फैमिली डॉक्टर के कांटेक्ट में आके अच्छे से फॉलो कीजिएगा। इफ वी डू दिस, आई एम ओपनली सेइंग, वी हैव नथिंग टू पैनिक, नथिंग टू वरी, सिंपल केयर इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल डॉक्टर नरेश जी, जैसे कि आपने महासंगम की भी बात करी थी, वहाँ पे तमाम रिपोर्ट्स भी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि पानी अब इतना मैला हो गया है कि तमाम डिजीजेस हो सकते हैं। हालांकि गनीमत रही कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर संजीव जी, मैं आपके पास आऊँगी। जिस तरीके से हमने ये बातचीत की कि आम फ्लू में और H1N1 फ्लू में कुछ खास अंतर है नहीं सिम्टम्स में, तो ऐसे में ये कैसे पता लगाया जाए कि ये H1N1 फ्लू है और इसके लिए क्या कुछ टेस्ट करवाने होते हैं? तो ये जो इन्फ्लुएंजा का जो ग्रुप है, जो हम फ्लू कहते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके हम A, B, C एंड D कहते हैं। जो ग्रुप A है, जिसमें ये पर्टिकुलर H1N1 आता है, ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। जो इन्फ्लुएंजा टाइप A है, जिसमें H1N1 एक पर्टिकुलर सब ग्रुप है, उसमें टोटल ऑफ 128 डिफरेंट वायरसेस हैं। तो वायरसेस बहुत है। अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंजा बाकी वायरसेस भी हैं जो सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सॉर थ्रोट, इस प्रकार की बीमारी कॉज करते हैं। हमें क्लिनिकली जाना जरूरी है। अगर पेशेंट को सर्दी, जुकाम, बुखार है, पहली चीज मास्क एंड आइसोलेशन। अगर बच्चा बहुत छोटा हो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो या एल्डरली हो, कोमॉर्बिडिटी हो, इसमें एक थ्रोट स्वैब आता है और उसके साथ सिंपल आइसोलेशन ऑफ H1N1 पॉसिबल है। इसकी रिजल्ट सेम डे आ जाता है। अगर उसमें पॉजिटिव आया एंड पेशेंट वनरेबल ग्रुप में है, इसमें एंटीवायरल मेडिसिन भी अवेलेबल है, उसे हम टेमीफ्लू कहते हैं, ऑस्टेमिविर, और वो सेफ है। पर टेस्ट ओनली इफ रिक्वायर्ड, ट्रीट ओनली इफ रिक्वायर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो जैसे डॉक्टर चावला ने कहा, प्रेगनेंसी के बारे में मैं ऐड करना चाहता हूं। प्रेगनेंसी में इन्फ्लुएंजा ज्यादा रिस्क होता है सिजेरियन का, हॉस्पिटलाइजेशन का,
प्रीमेच्योर डिलीवरी का एंड फीटल डिस्ट्रेस का। तो प्रेगनेंसी जरूर हमने प्रोटेक्ट रखनी है, और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में ये वैक्सीन भी दिया जा सकता है टू प्रोटेक्ट द बेबी एंड द मदर। बिल्कुल संजीव बगई जी, तमाम चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की। डॉक्टर नरेश, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि जैसे कि हमने प्रिकॉशंस भी डिस्कस करे और कैसे ये अलग है ये भी डिस्कस करा, क्या टेस्ट कुछ होने चाहिए ये भी हमने, क्या आपको लगता है कि अब मास्क का दौर एक बार फिर वापस आना चाहिए जिस तरीके से तमाम बीमारियां अब लौट कर वापस आ रही हैं? देखिए हर्षा, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। अगर आप जापान में जाके देखो, वहां ऐसे एपिडेमिक्स नहीं आती, but they routinely use masks. In Hong Kong, if you go and see, they routinely use masks. तो कोई बुराई नहीं है, at least if not ordinary public. If the vulnerable group, और जो रिस्क ग्रुप है, वो अगर मास्क इस्तेमाल करे तो आई वुड डेफिनेटली एडवोकेट इट। मैंने देखा लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कब तक उस मास्क इस्तेमाल करें, दम घुटता है, ये घुटता है। तो आई वुड से बीमारी करने से अच्छा, खर्चे करने से अच्छा, मरने से कहीं अच्छा है आप प्रिकॉशंस ले। वो एबल बॉडीड लोग, कोई 20-25 साल का लड़का है, बिल्कुल फिट फाट है, कुछ तकलीफ नहीं है, हम इसको ज्यादा इंसिस्ट नहीं करेंगे। और जो छोटे बच्चे हैं, पर्टिकुलरली स्कूल में आप हम जानते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो H1N1, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो सिंपल इन्फ्लुएंजा हो। उनको अगर ये हम आदत शुरू से सिखाएं तो हम आई वुड से इट इज ए नेशनल एक पैराडाइम चेंज कहा जाएगा। इसको हम अपना लेते हैं तो हमारा देश विकसित हो रहा है, एक सुपर पावर बनना चाहता है, एक मेडिकल सुपर पावर बनना चाहता है। अगर ये हम चेंज अडॉप्ट कर लें तो मैं समझता हूं इट बी ए वेरी वेलकम चेंज, नॉट ओनली फॉर H1N1। डोंट फॉरगेट, मानव की, इंसान की और वायरस की लड़ाई हो रही है, होती रहेगी, आज के 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी। अगर हम अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे, अपने आप को सेव कर लेंगे, तो हम समझते हैं कि हम बहुत बचेंगे। तो वल्नरेबल ग्रुप के लिए आई वुड से ये H1N1 मास्क, या कोई सिंपल, कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो सिंपल कपड़े वाला मास्क, इसको आप हर हफ्ते 2-3 बार धो के इस्तेमाल करें तो हम बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल, आफ्टर ऑल प्रिकॉशन इज बेटर दैन क्योर। नरेश चावला जी, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर संजीव जी, इसकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं पिग्स से भी जुड़ी रहती है, सुअरों से भी जुड़ी रहती है, तो क्या इसकी शुरुआत जानवरों से ही इंसानों में हुई थी? अक्सर ये पिग के साथ, एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग में वायरस देखा जाता है, पिग के साथ कोई संबंध नहीं है। दे आर ओनली व्हाट वी कॉल एज इंटरमीडिएट होस्ट। ये नाम टैग हो गया पिछले 100 साल से, तो लोगों के मन में भय हो गया कि ये स्वाइन फ्लू है। ये इसे हम स्पेनिश फ्लू भी कहते थे, क्योंकि ये स्पेन में पाया गया था इन 1918 1919। तो इसके अलग अलग नाम हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, बट इससे पिग का कोई संबंध नहीं है। ये जूनोटिक है, यस इट कम्स फ्रॉम एनिमल्स, बट मेन होस्ट ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग्स आर मोर अफेक्टेड, और हमें सावधानी रखनी है, पब्लिक अवेयरनेस करना है, और लोगों को ठीक मैसेजिंग देना है कि